आज बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ चित्तन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी तमाम मांगों को लेकर आज सचिवालय कूच करने का निर्णय लिया है। उपनल कर्मचारी महारैली निकालते हुए सचिवालय का घेराव करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर संघ ने कर्मचारियों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने को लेकर उपनल कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मोर्चे ने आज महारैली कर सचिवालय कूच करने का फैसला किया। महारैली को सफल बनाने के लिए उपनल संयुक्त मोर्चा और महासंघ के पदाधिकारियों ने आज अपने संदेश जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि रोज कहीं ना कहीं उपनल कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके मुद्दे जो है हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए गए और तमाम चीजों को लेकर जब उपनल कर्मचारी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने उनके हित में फैसला किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो हाई कोर्ट है और जो राज्य सरकार है उसके द्वारा एक बार फिर से इन मांगों को खारिज कर दिया गया है। तो तमाम चीजों को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, बताइएगा क्या कुछ इन उपनल कर्मचारियों की मांगे है और क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल देखिए, जो उत्तराखंड के जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर कहीं न कहीं आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि पहले से ही जो लगातार आंदोलन है ये कर्मचारी कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इनको नियमितीकरण किया जाए। और हालांकि आपको ये भी बता दें कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट में जब इसकी जो CIL है वो डाली गई थी और जिसमें कहीं न कहीं कर्मचारियों के फेवर में हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जो उत्तराखंड सरकार है वो उसने भी कहीं न कहीं CIL दाखिल की है और इसको खारिज करने की मांग की है, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं ये सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, जिसके कारण कहीं न कहीं कर्मचारियों के अंदर रोष देखने को मिल रहा है और इस कर्मचारी ने अब एक हड़ताल करने का कहीं न कहीं कहा जाए कि जो चेतावनी है वो दे दी है और आज कहीं न कहीं जो पूरे कर्मचारी हैं वो उपनल कर्मचारी आज सचिवालय को कूच करते हुए नजर आएंगे। और आप देखिएगा कि सचिवालय को कूच करते हुए ही नहीं बल्कि सब जो कार्यालय में उपनल कर्मचारी लगे हुए हैं वहाँ पर भी कहीं न कहीं आज दिक्कतों का सामना लोगों को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि खासकर यदि मैं बात करूँ दून अस्पताल की, तो दून अस्पताल में काफी उपनल कर्मचारी है और आज वहाँ पर भी हड़ताल रहेगी, तो कहीं न कहीं इससे मरीजों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। धनराज, जिस तरीके से ये कर्मचारी सचिवालय का घेराव करने की कोशिश आज करेंगे, वहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई दिक्कत सचिवालय के आसपास के जो लोग हैं, यहाँ पर जो कर्मी अंदर काम करें, जो अधिकारी अंदर है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय कूच करने की ठान ली है और आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है और आज जो उपनल कर्मचारी हैं यानी कि सैकड़ों की तादाद में कहीं न कहीं सचिवालय को कूच करते हुए नजर आएंगे। और यदि सुरक्षा की बात की जाए तो पहले से ही जो पुलिस प्रशासन है तमाम पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और सचिवालय के चारों ओर कहीं न कहीं जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई, क्योंकि अभी हाल ही में आपने एक मामला सुना होगा कि सचिव के साथ कहीं न कहीं अंदर सचिवालय के अंदर सचिव के साथ जो बेरोजगार संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो भी उन्होंने कहीं न कहीं उनके साथ भद्रता की थी, जिसके कारण कहीं न कहीं सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से कूच किया जा रहा है तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं पहले से ही जो सुरक्षा है वो अधिक कर दी गई है और तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो सचिवालय के आसपास रहेगा और जो कर्मचारी हैं अपने कर्मचारी उनको पहले ही रास्ते में रोक दिया जाएगा, उनको सचिवालय तक नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं उनसे वार्ता करते हुए 2 या 4 आदमियों को कहीं न कहीं सचिवालय जरूर लिजाया जाएगा ताकि वो अपना जो मांग पत्र है वो वहाँ पर सचिव को सौंप सकें या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर सके, इसके लिए जरूर कहीं न कहीं कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। धनराज, आखिरी सवाल यहाँ पर बताइएगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इनके हित में फैसला सामने आया, लेकिन दिक्कत कहाँ पर हो रही है? क्या कुछ लगता है एक बार फिर से राज्य सरकार जो है वो वापस सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास कर रही है और इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है इन सभी चीजों को ग्राउंड लेवल पर?
बिल्कुल स्टेशन देखिए जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहीं न कहीं जो फैसला सुनाया है वो सीधा सीधा कर्मचारियों के हित में है, जी। लेकिन सरकार उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है और सरकार कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट में कहीं न कहीं PIL सरकार की तरफ से डाली जाएगी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो उपनल कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि जो हाईकोर्ट से आदेश आए हैं उसका पालन किया जाए, उनको नियमितीकरण किया जाए और इसके साथ ही जो उनकी मांगे हैं वेतन को लेकर कुछ मांगे हैं, कुछ अन्य मांगे हैं, उन पर भी कहीं न कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार उन बातों को नहीं मान रही है, लेकिन अब जो है उपनल कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है कि सरकार जल्दी उनकी मांगों को पूरा करे वरना वो हड़ताल पर चले जाएंगे और हड़ताल होगी तो लाजिमी है कि उत्तराखंड के अंदर जो कार्य है सरकारी कार्य क्योंकि देखिएगा कि जो अपने कर्मचारी हैं वो लगातार सरकारी कार्यों में भी नजर आते हैं, कार्यालयों में नजर आते हैं, उसके साथ ही अस्पतालों में जो कर्मचारी नजर हैं, तमाम विभागों में कहीं न कहीं उपनल कर्मचारी हैं, यदि वो हड़ताल पर जाते हैं तो माना जा सकता है कि कहीं न कहीं सभी विभागों में जो कामकाज है वो ठप होते हुए नजर आएंगे क्योंकि देखिएगा कि लगातार जो हड़ताल की जा रही है उनका मानना है कि उनकी जो मांगे हैं उनको सरकार माने। ठीक है, धनराज बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपकी जानकारी लेंगे। इसके बीच अगली खबर, एक बार फिर से एम्स ऋषिकेश का सर्वर ठप हो चुका है। सर्वर के ठप होने के कारण जरूरी मेडिकल सेवाएं बुरे तरीके से प्रभावित हुई हैं, जिससे कि 2 दिन से सैकड़ों मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। सर्वर के ठप होने से अस्पताल में मरीजों को डिस्चार्ज नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि सर्वर के ठप होने को लेकर एम्स प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा, तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें एक बार फिर से इस अस्पताल में हो रही है। एम्स अस्पताल जिसकी की मांग सभी शहर के लोग करते हैं, लेकिन ऋषिकेश में एम्स बना गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वर ठप होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो हमारे साथ धनराज एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार कहाँ पर कमी रह रही है, कहाँ पर दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो धनराज बताइएगा, एम्स जैसे बड़े अस्पताल में इस तरीके की असुविधा देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल किसान आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड में साइबर अटैक हुआ था और जिसके कारण काफी दूर से लोगों को उठानी पड़ी थी और आपने देखा कि कई दिनों तक कहीं न कहीं कामकाज जो है ठप रहा था। लेकिन अब देखिएगा कि एम्स हॉस्पिटल है ऋषिकेश का जिसमें कहीं न कहीं जो सर्वर है वो ठप हुआ है और 2 दिनों से वो सर्वर ठप पड़ा है। लेकिन मरीजों को जिस तरह की दिक्कत वहाँ पे हो रही है वो काफी दिक्कत वाला सामना कहीं न कहीं मरीजों को करना पड़ रहा है, उनके परिवारदारों को करना पड़ रहा है क्योंकि जो डिस्चार्ज है वो भी नहीं हो पा रहा है और जिसको देखते कहीं न कहीं जो मरीज है या फिर कहा जाए जो मरीजों के दिमागदार है वो लगातार प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि प्रशासन में जुटा हुआ है, तमाम जो उनके IT के लोग हैं वो लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन जनता से बताने के लिए प्रशासन तैयार नहीं हो रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन अब देखिएगा कि जब तक ये सर्वर ठीक नहीं होता है तो कहीं न कहीं मरीजों को इस तरीके से दिक्कतों का सामना वहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि जो मरीज डिस्चार्ज होने वाले हैं वो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, ना ही कोई बिलिंग हो पा रही है, ना ही कोई इस तरह का मरीज की भर्ती का कोई पर्चा बन पा रहा है, तो ऐसे को काफी दिक्कत। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज सर उत्तराखंड से तमाम चीजों को लेकर अपडेट करे थे, जहाँ पर एक बार फिर से एम्स ऋषिकेश का सर्वर ठप हो चुका है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें इसकी वजह से पेश आ रही है, लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं लंबी ताने से है। हालांकि इस सर्वर को ठीक करने के प्रयास लगातार जारी है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक आए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछता हूँ। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड और इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। नई महिंद्रा वीगो, इसमें है सबसे छोटा 5.1 लीटर का टर्निंग रेडियस, जिससे ये आसानी से निकल जाए कहीं से भी, जो है सबकी सोच से आगे। महिंद्रा वीगो, सोच से आगे।
जिससे ये आसानी से निकल जाए कहीं से भी, जो है सबकी सोच से आगे। महिंद्रा वीरो, सोच से आगे। खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत लौट आई है। ये सम्मेलन सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, जहां पर उन्होंने विभिन्न देशों के सांसदों के साथ संसदीय लोकतंत्र और शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन में मैं गई थी और हम 2 स्पीकर असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ से नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुँचे, एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई, जिसमें बहुत सारी चर्चा हुई और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें। तो इस बार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और टीम ने अपनी स्पीच में इसको कहा है कि हम अब CPA को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। तो एक वो अच्छी चीज़ वहाँ पर हुई। साथ ही साथ मुझे पैनल पर भी बैठने का मौका मिला। वहाँ पर जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं कॉमनवेल्थ की, उनमें हमको पैनल पर बैठने का मौका मिला, जिससे ये चर्चा थी कि हम अपनी महिलाओं को किस तरह से राजनीति में आगे लेकर आए, उनको क्या ऐसा कार्य करें, कैसे उनको सशक्त करें कि वो खुद ही पहल कर राजनीति में आए। तो बहुत अच्छी चर्चा रही और वहाँ पे जो हमारी सरकारों के द्वारा कार्य हैं, चाहे वो शुरू से सशक्त उसके पैदा होने से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी हेल्थ को लेकर मैंने वहाँ चर्चा की, लेकिन वहाँ पर जो बहुत फैसिनेटिंग हमको लगा वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लगे। उसके बारे में बहुत चर्चा हुई। इनफैक्ट डॉक्टर जिम्बा जो कि हमारी प्रेसिडेंट है CWP की विमेन पार्लियामेंटेरियन की, उन्होंने कहा मैं आना चाहूँगी आपके स्टेट और देखना चाहूँगी। ये स्टेट है 3 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी CPA में अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय क्षेत्र द्वारा समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर क्रिस्टोफर गलीला को नया अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने इसे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत वैश्विक स्तर पर तो मजबूत हुआ है, साथ ही साथ विदेशी लोगों की सोच भी भारतीयों के प्रति काफी सकारात्मक हुई है। उन्होंने कहा कि एक चीज देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि मैं जहाँ पर भी जा रही थी, चाहे होटल हो या फिर ढाबा हो या फिर अन्य कोई जगह भी हो, सभी जगह भारतीय मिल रहे थे, यानी कि भारतीयों ने विदेश में भी अपनी अलग से पहचान बना रखी है। इंडिया के थे तो बहुत अच्छे वर्कशॉप हुए हैं। हर देश में क्या गुड प्रैक्टिसेस चल रही हैं vis-a-vis लेजिस्लेचर में क्या क्या अच्छी चीजें चल रही हैं, उसकी भी वहाँ पे चर्चा हुई। तो बहुत बढ़िया वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन रहा। साथ ही साथ हमने इस बार अपना एक नए प्रेसिडेंट भी चुने हैं और खुशी की बात यह है कि इंडिया जिनको सपोर्ट कर रही थी, जाम्बिया के डॉक्टर क्रिस्टोफर गलीला हैं, वो MP हैं वहाँ पे, तो उनको हम लोगों ने वोट के माध्यम से वो जीते और ही इज नाउ प्रेसिडेंट ऑफ CPA। तो ये भी एक अच्छी सफलता इंडिया रीजन की। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज शाम को हरिद्वार में भव्य ड्रोन शो, दीपोत्सव और भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। जिलाधिकारी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह ने बताया कि दीपोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर की पौड़ी पर HDR द्वारा शाम 5:55 से लेकर 6:25 तक मध्य 500 ड्रोन के द्वारा भव्य और आकर्षक ड्रोन शो का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद
नगर निगम और विभिन्न संगठनों के सहयोग से शाम 6:30 बजे हरिद्वार के 50 घाटों पर लगभग 6,50,000 दीपक जलाए जाएंगे। इसके पश्चात रात्रि में मालवीय द्वीप पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इसके उपलक्ष्य में 6 से लेकर के 12 नवंबर तक लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में 11 नवंबर को एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो गंगा दीपोत्सव है और इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम होने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, वो स्वयं आ रहे हैं और प्रतिभाग कर रहे हैं। सबसे पहले भल्ला स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। इसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक आकृतियां आसमान में ड्रोन के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा, जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं, जिसके लिए विभिन्न जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग 4,000 लोग इसके अंदर प्रतिभाग कर रहे हैं दीपक जलाने के लिए। तो एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, 6:30 बजे के लगभग ये कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के पश्चात फिर भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जो कन्हैयालाल मित्तल जी गायक हैं, भजन गायक हैं, उनके वो जो है गायक रहेंगे इस कार्यक्रम में। उसका आयोजन किया जा रहा है 7 बजे से लेकर के आगे जब तक वो कार्यक्रम चलेगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मेरा अनुरोध है जनपद के समस्त संभ्रांत नागरिक जन से, समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण से। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक और विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर लोग यहाँ के पर्व और त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अगर बात की जाए, यहाँ का एक लोक पर्व है जिसका नाम की इगास है, जो कि 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर के लोक साहित्य और संस्कृति कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक विभाग के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन देखने को मिलेगा। इगास हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और जो हमारा खान पान होता है और शेर रोटाना, यहाँ की पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी ये जो स्टील की लकड़ी के खिल्ले बनाते, खिल्ले से और थैलों खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गाँव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं, उन टीमों को जगह जगह स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। मैं सोच रहा हूँ इतना सारा लोड ले जाने में काफी ट्रिप लगेंगे। किसने सोचा? एक ही ट्रिप काफी। नई महिंद्रा वीरो 10 फीट के सबसे बड़े कार्गो के साथ और 1600 किलो की पेलोड क्षमता, जो है सबकी सोच के आगे। महिंद्रा वीरो, सोच के आगे। बुला हर बात में खुल जाए मेरी कैसी मेरी अपनी पटाखा चाहे रिजत का स्वाद। आप सबका ब्रेक के बाद आगे बढ़ चलेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ के प्रति स्नेह यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनता को दिया गया है भरोसा। केदारनाथ की जनता का भाजपा को मिल रहा है प्यार।
बता दें कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष भले ही गुमराह करने की राजनीति कर ले, लेकिन जनता भाजपा को विजय दिलाने के लिए काम करेगी। अरे जी, केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने केदारनाथ के विकास के लिए काम किया, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 6 बार जो केदारनाथ में आए, और जब भी केदारनाथ में आए केदारनाथ के तमाम विकास कार्य की समीक्षाएं की। जब भी मुख्यमंत्री जी उनको मिलने जाते हैं तो वो जरूर केदारनाथ के कामों के बारे में और केदारनाथ में किस प्रकार से पुनर्स्थापना के और विकास के काम चल रहे हैं उनके बारे में जरूर पूछते हैं और समीक्षाएं भी करते हैं। निश्चित रूप से केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से हमने काम किए हैं, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतने वाली है और निश्चित रूप से केदारनाथ की जनता को पता है कि विकास के साथ उनको रहना है और आप देखिएगा 23 तारीख को पूरी केदारनाथ की जनता मतों के आधार पर। अखिल भारतीय रवा राजपूत एकता सेवा समिति उत्तराखंड द्वारा हरिद्वार में परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। मेधावी बच्चों और विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे रवा राजपूत समुदाय के लोगों को सम्मानित भी किया गया। समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि रवा राजपूत समुदाय कृषि, प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, इंजीनियरिंग, व्यापार आदि तमाम क्षेत्रों में देश सेवा में अपना योगदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रति यहाँ पे ईमानदारी से ही देश सेवा जो है वो की जा सकती है। समिति के संरक्षक हरिप्रकाश ने बताया कि रवा राजपूत समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के साथ ही बालक और बालिकाओं को समान शिक्षा और अलग अलग अवसर प्रदान करने का काम कर रही है। हमारी जो बिरादरी है, हम लोग अपने मुंह से नहीं और समाज में इस बात को कहते हैं कि एक ईमानदार, मेहनती और सच्ची जो जाति है वो रवा राजपूत है और हमारी रवा राजपूत के नाम से ही हमारी पहचान है। और हमारी जहाँ तक वीरता की बात है तो हम वीरता में भी कम नहीं है। हमारी रियासत मंडावर क्षेत्र में रही है जो कि आहला कहीं भी बंद नहीं हुआ, केवल बांडूगढ़ में बंद हुआ था, तो हमारी वीरता की भी ये पहचान है। और हमारे मंडावर के उस राजा ने हमारे शिवाजी को औरंगजेब की जेल से कैद से उसे मुक्त कराया था हमारी वीरता के। और जहाँ तक हमारे अब नई प्रोत्साहन जागृति की बात है, हमारी जाति किसान से जुड़ी हुई है। इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर कुटुंब की जो कंसेप्ट है कि हम सब एक हैं और एक दूसरे को जाने पहचाने। हम लोगों की सबसे बड़ी ताकत है, हम ईमानदार हैं, हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम मेहनती हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। अपनी एजुकेशन के बल पे हमने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। हमारी बिरादरी के वाइस चांसलर हुए हैं, IITians हुए हैं और विभिन्न पदों से सुशोभित होके इवन UPPCL के अंदर डायरेक्टर और एक्टिंग चेयरमैन से कृपाल सिंह जी रिटायर हुए हैं। तो बहुत मुकाम किए हैं, लेकिन हम एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। हरिद्वार में तकरीबन 400 परिवार रहते हैं। ये मंच जो बना है उनको आपस में जोड़ने के लिए बना है, क्योंकि ये तो आप BTC है। तो चलिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए स्थानीय के साथ।